हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बच्चों, क्लास 11th में आपका एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे हम आज। तो चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं अपना क्लास। बच्चों, क्लास 11th में आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, लिविंग वर्ल्ड था और प्लांट किंगडम था, है ना। तो प्लांट किंगडम तक आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको बोला था कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें 5th किंगडम जो था, किंगडम एनिमेलिया, तो वो आपका अलग से ही चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको सारे के सारे किंगडम्स के एनिमल किंगडम में जितने भी उस क्लासेस हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर किंगडम एनिमेलिया, कुछ क्या बेसिस थे, क्लासिफिकेशन थे, उसके बारे में आपको जानना है। देयर आर सम फीचर्स व्हिच आर यूज्ड टू क्लासिफाई एनिमल्स लाइक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, वो क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर वो वाला, बॉडी सिमेट्री यानी कि किस तरह से कौन सी सममिति पाई जाती थी उसमें, और नेचर ऑफ सीलोम, उसका नेचर जो सीलोम का था वो क्या, और पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और फॉर्म को ऑब्जर्व करते हैं हम, है ना। अब तक लगभग 10 लाख से भी ज्यादा एनिमल स्पीसीज को डिस्क्राइब किया जा चुका है, और क्लासिफिकेशन इसके लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बेस है उसका, वो क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन क्या है कि नई खोजी गई जो स्पीसीज होती है उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन को रखने में हेल्पफुल होती है ना। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एनिमल्स में स्ट्रक्चर और फॉर्म में विभिन्नताओं, वेरिएशन के अलावा भी उनमें अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होता है, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फंडामेंटल समानता पाई जाती है ना। तो इन्हीं लक्षणों को हम क्या समझते हैं, इन्हीं लक्षणों को हम एनिमल क्लासिफिकेशन का आधार मानते हैं, और इसमें से कुछ का इस चैप्टर में वर्णन किया जाएगा, कुछ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर, एनिमेलिया के सारे मेंबर्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बट एग्जिबिट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसमें पाया जाता है, ठीक है। वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। देखो, सेलुलर लेवल होता है, टिश्यू लेवल पे होता है, ऑर्गन लेवल पे होता है, और ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है जो एनिमल्स में होता है। इनमें सेल्स का अरेंजमेंट जो है थोड़ा लूज होता है, जैसे स्पॉन्जेस में। सेलुलर लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन पाई जा रही है, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें लूज सेल एग्रीगेट्स होती है, इसमें सेल्स का अरेंजमेंट जो है वो अधिक लूज होता है, जैसा कि आपका स्पॉन्जेस में पाया जाता है, जो आपका पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। सेल के मध्य कुछ डिवीजन ऑफ लेबर भी पाया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर एमंग सेल्स, यानी कि श्रम का विभाजन होता है। उसमें क्या होता है, श्रम का विभाजन होता है, और इसका एग्जाम्पल है आपका पोरीफेरा, या स्पॉन्जेस भी आप लिख सकते हैं, जो पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, हम बात करेंगे टिश्यू लेवल की। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन अरेंज्ड इनटू टिश्यूज, सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं, लेकिन टिश्यूज में अरेंजमेंट उनका होता है, और ये पाया जाता है सिलेंट्रेट्स में। एक समान कार्य करने वाली सेल्स मिलकर के क्या करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं। एक तरीके का काम करने वाली सेल्स मिल करके टिश्यू का निर्माण करती हैं। आप सबको पता है कि कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। तो एक समान कार्य करने वाली सेल्स मिल करके टिश्यू का निर्माण करती हैं, और वो पाया जाता है आपका सिलेंट्रेट्स में। अगर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, यानी कि अगर अंगों के लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, तो टिश्यू जो हैं वो मिल करके ऑर्गन बनाते हैं ना, टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, और हर एक ऑर्गन जो है ये एक पर्टिकुलर काम करता है ना। हर एक ऑर्गन का एक पर्टिकुलर काम होता है, और ये
प्लेटीहेल्मिन्थीज और दूसरे जो हायर फाइलम होते हैं उनमें पाया जाता है। और एनिमल्स जैसे एनिलिडा और आपका आर्थ्रोपोडा, मुलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेट्स, इनके ऑर्गन्स मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, है ना। तो टिश्यू ग्रुप्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स। ऑर्गन लेवल पे अगर हम बात करें, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन, लाइक इन एग्जांपल इसका है प्लेटीहेल्मिन्थीज। इसका एग्जांपल क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज इसका एग्जांपल है। ऑर्गन सिस्टम लेवल की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल में ऑर्गन्स एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स, ऑर्गन्स एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स, यानी ऑर्गन्स एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं अपने फंक्शनल सिस्टम्स को वो परफॉर्म करने के लिए। ईच सिस्टम फॉर स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ईच सिस्टम फॉर ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल सिस्टम। और इसके एग्जाम्पल है आपका इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेट्स। ठीक है, तो हर एक जो आपका ऑर्गन सिस्टम होता है ये अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शंस करता है, और इसी पैटर्न को आप क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो हर एक अलग अलग एनिमल ग्रुप्स की जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं बच्चों, वो क्या दिखाते हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटी दर्शाते हैं, वो जटिलता दर्शाते हैं। जैसे आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जैसे यानी कि इसमें केवल एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों का काम करती है, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, इसमें दो रास्ते होते हैं, एक तो माउथ होता है और दूसरा एनस होता है। इसी प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरीके का होता है, एक होता है ओपन टाइप और एक होता है क्लोज्ड टाइप। तो ओपन टाइप क्या होता है, ओपन टाइप जिसमें ब्लड हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है, और इसमें सेल्स और टिश्यूज जो हैं वो सीधे ब्लड के संपर्क में रहते हैं ना। और जब क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात होती है तो इसमें ब्लड जो है वो अलग अलग प्रकार के डायमीटर वाली ब्लड वेसल्स में से होकर के बहता है, जैसे आपका आर्टरीज और वेन्स से होकर के बहता है। तो क्लोज्ड टाइप और ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आप बात कर रहे हैं, है ना। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम, जैसा आप इसमें देख रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ ऑर्गन सिस्टम के बारे में कि ये है ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गन सिस्टम जो होता है ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है सिंपल, जिसे आप कहते हैं इनकम्प्लीट ऑर्गन सिस्टम, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, जिसे आप कंप्लीट कहते हैं। तो जो कंप्लीट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे अभी आपने बात करी प्लेटीहेल्मिन्थीज में, इसमें क्या होता है, हैज वन ओपनिंग टू द आउटसाइड फंक्शनिंग एज बोथ माउथ एंड एनस, यानी एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों का काम करती है। और इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें कैसा होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और जब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स या कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम की, तो इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो है सेपरेट माउथ एंड एनस, यानी टू अदर ओपनिंग्स, टू डिफरेंट ओपनिंग्स फॉर माउथ एंड एनस। और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो क्लोज्ड टाइप का पाया जाता है, जिसमें ब्लड सर्कुलेट्स बाय ब्लड वेसल्स, अलग अलग डायमीटर की वेसल्स होती हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता है, वो होती हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, तो इतना अगर समझ में आ गया, इसको आप चाहें तो एज इट इज नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप अपना नोट्स भी इसी से इजीली बना सकते हैं ताकि आपको ये चीजें अच्छे से याद रहें। एग्जाम में आपको लिखने में फिर इजी रहेगा और रिवाइज करने में भी आसानी रहेगी। सिमेट्री के बारे में हम बात करेंगे बच्चों, सिमेट्री के बारे में। जब हम सिमेट्री के बारे में बात करते हैं तो एनिमल्स को सिमेट्री के आधार पे कैटेगराइज किया जाता रहा है। सिमेट्री का मतलब सममिति के आधार पे। तो प्लेन्स पासिंग थ्रू द बॉडी डिवाइडिंग इट इनटू इक्वल हाफ्स क्या कहलाती है, सिमेट्री या सममिति कहलाती है। तो सममिति के आधार पे दो तरीके की सिमेट्री होती है, एक तो होती है एसिमेट्रिकल और दूसरी होती है सिमेट्रिकल। एक तो सममित और दूसरी असममित, एक तो होती है सिमेट्रिकल और दूसरी एसिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल में क्या है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, जैसे कि आपका स्पॉन्जेस या पोरीफेरा में पाया जाता है। एसिमेट्रिकल का मतलब ये है
कि इसमें बॉडी को किसी भी सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाली लाइन के द्वारा आप दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। और स्पॉन्जेस मोस्टली कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, है ना। स्पॉन्जेस जो है वो मोस्टली कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। और स्पॉन्जेस आते हैं पोरीफेरा के अंतर्गत। स्पॉन्जेस किस में आते हैं, पोरीफेरा में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों सिमेट्रिकल की। किसकी बात करते हैं, सिमेट्रिकल की। तो इसमें कैसा होता है, सिमेट्रिकल भी दो तरीके का होता है। एक तो होता है आपका रेडियल सिमेट्री और दूसरा होता है आपका बाइलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब आरीय सममिति और द्विपार्श्विक सममिति। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस डिवाइड द बॉडी इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। ये क्या कहलाएगी, सिलेंट्रेट्स इसका एग्जाम्पल है और टिनोफोर्स इसका एग्जाम्पल है और इकाइनोडर्म्स भी इसका एग्जाम्पल है। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि किसी भी सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाली जो लाइन है वो प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है और इसे क्या कहते हैं, आरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है। बाइलैटरल सिमेट्री में क्या है कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट वॉल्व्स बाय ओनली वन प्लेन, जैसे कि आपका इंसेक्ट्स और कॉर्डेट्स में होता है। एनिमल्स जैसे एनालिडा हो गया, आर्थ्रोपोड्स, इसमें एक ही प्लेन से गुजरने वाली लाइन के द्वारा बॉडी को दो आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो इसे क्या कहते हैं, द्विपार्श्विक सममिति या बाइलैटरल सिमेट्री कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, इंसेक्ट्स हो गए और कॉर्डेट्स इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, इसको आप एज इट इज नोट करें ताकि आपको ये चीजें बाद में याद करने में दिक्कत ना हो। अब हम बात करेंगे डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में इस तरह से समझेंगे हम। इसमें क्या होता है बच्चों, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में इसमें जो सेल्स हैं वो दो एम्ब्रियोनिक लेयर में अरेंज होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स में अरेंज होती है और आउटर एक्टोडर्म होता है और इनर एंडोडर्म होता है। इसमें आउटर क्या होता है, ये एक्टोडर्म है और इनर क्या है, ये एंडोडर्म है। आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। सेल्स अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, आउटर इज एक्टोडर्म, इट इज एक्सटर्नल लेयर, और उसके बाद इनर जो होती है वो एंडोडर्म कहलाती है। ठीक है, ये है आउटर एक्टोडर्म और ये अंदर वाली जो है ये इनर एंडोडर्म कहलाती है। तो जब हम डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें इस तरह से है ना, जिसको आप द्विकोरिक और त्रिकोरिकी संगठन कहते हैं। तो इसमें जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, उसमें बाह्य त्वचा जो होती है उसे बाह्य एक्टोडर्म कहते हैं या एक्सटर्नल एक्टोडर्म कहते हैं, और अंदरूनी वाले को, अंतः त्वचा को क्या कहते हैं, द्विकोरिक कहलाते हैं, जैसे आपका सिलेंट्रेट्स में होता है। और उसमें जो जिसमें मीजोडर्म भी आ गया वो जो है वो आपका त्रिकोरिकी या ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है ना। तो एक्टोडर्म की बात होती है, ये है आपका एंडोडर्म जो कैसी होती है, इंटरनल लेयर होती, इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो आपकी एंडोडर्म कहलाती है। इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो कैसी कहलाती है, वो एंडोडर्म कहलाती है। प्रेजेंस ऑफ एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इन बिटवीन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स। इसमें एक अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया नाम की लेयर होती है और ये जो दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होती है, उस लेयर का क्या नाम है, मीजोग्लिया। उस लेयर का क्या नाम है, मीजोग्लिया, जो आपका यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच की रेड कलर की जो लेयर दिखाई पड़ रही है ये है मीजोग्लिया। क्या कहते हैं इसको, मीजोग्लिया। तो इस डायग्राम को आप इजीली बना लें। इसमें बाहर वाली लेयर में आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना के उस पे एक्टोडर्म लिख सकते हैं, अंदर वाली बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा, और बीच में मीजोग्लिया इस तरह से बनाएंगे।
अब देखेंगे कि सेल्स अरेंज इनटू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, 2 लेयर्स होती हैं, उन 2 लेयर्स के बीच में जो लेयर पाई जाती है वो कहलाती है मीजोग्लिया। मीजोग्लिया नाम की लेयर पाई जाती है। ठीक है, हम बात जब करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के बारे में, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसका एग्जाम्पल आपका क्या है, सीलेंट्रेट्स इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो सेल्स अरेंज इन 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, उसमें 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं। भ्रूणीय स्तर पे ही उसमें 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स पाई जाती हैं। वो एनिमल्स जो डेवलपिंग एम्ब्रियो में 3 लेयर्स में डिवाइड होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और बीच में 3rd जर्मिनल लेयर पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, मीजोडर्म कहते हैं। 3 लेयर्स में डिवाइड होते हैं तो वो कैसे कहलाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक, cells arranged in 3 embryonic layers, that is first one is ectoderm, external layer या outermost layer, middle layer is mesoderm या middle layer, और inner layer is endoderm, innermost layer जो है वो endoderm कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड कॉर्डेट्स। इसका एग्जाम्पल जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज है और कॉर्डेट्स इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको आप एज इट इज लिखते चलेंगे, डायग्राम बनाते हुए चलेंगे और नोट करते हुए चलेंगे, है ना। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझना है बहुत ज्यादा, केवल आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है और चीजों को पॉइंट वाइज नोट करते हुए चलना है। रिवीजन करते जाएंगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म किस तरह से बनाना है, बिल्कुल इसी तरह से आप बना सकते हैं इजीली, और इसमें आप कलरफुल पेन्स का भी यूज कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं सीलोम के बारे में, हम बात करेंगे सीलोम के बारे में, तो पहले आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएं, एक गोला खींचेंगे और उसके अंदर इस तरह से बनाएंगे। कलर्स चेंज करके आप अपना ये डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे सीलोम के बारे में। तो सीलोम क्या होता है, जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो कैविटी की उपस्थिति है या कैविटी की अनुपस्थिति है, ये क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो मीजोडर्म से लाइंड जो बॉडी कैविटी होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं सीलोम। जो मीजोडर्म से लाइंड बॉडी कैविटी होती है इसको सीलोम कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि आपकी त्वचा के अंदर जो भी खाली स्थान पाया जाएगा वो कहलाएगा सीलोम, है ना। तो सीलोमेट्स जो एनिमल्स होते हैं जिनमें सीलोम पाई जाती है वो कौन से होते हैं, और कौन से सीडोसीलोमेट्स होते हैं जिसमें सीलोम जो है वो लाइनिंग नहीं पाई जाती है, और कौन से ऐसे होते हैं जिसमें सीलोम एब्सेंट होता है, क्लासिफाई किया गया है अलग अलग। सीलोम क्या होता है, मीजोडर्म लाइंड बॉडी कैविटी प्रेजेंट इन बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, क्या कहते हैं उसको आप, सीलोम कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन सीलोम, सीलोम की उपस्थिति के आधार पे 3 तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो होता है एसीलोमेट्स, एक क्या होता है आपका एसीलोमेट्स, यानी कि जिसमें सीलोम नहीं पाया जाता, ये सीलोम एब्सेंट होता है। एनिमल्स विदाउट सीलोम क्या कहलाते हैं, एसीलोमेट्स कहलाते हैं, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज की जो सारे एनिमल्स हैं वो एसीलोमेट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद होते हैं सीडोसीलोमेट्स। सीडोसीलोमेट्स का मतलब बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, मीजोडर्म प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस, और इसका एग्जाम्पल है आपका एस्केल्मिन्थीज। और इसमें क्या पाया जाता है, सीडोसीलोम प्रेजेंट होता है। इसमें सीडोसीलोम का मतलब कि सीलोम तो है लेकिन सीडोसीलोम है, जिसको असत्य सीलोम जिसमें पाया जाता है वो क्या कहलाता है, सीडोसीलोम कहलाता है, जिसकी बॉडी कैविटी में मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं होती है, बल्कि जो मीजोडर्म है वो स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में होता है, जैसे कि यहाँ पे ये आपको स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तीसरे तरीका का है आपका सीलोमेट्स, जिसकी बॉडी में सीलोम प्रेजेंट होता है। वो कैसा है, सीलोमेट्स एनिमल्स जिसमें सीलोम पाई जाती है वो कैसा होता है, एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, ये सारे के सारे कैसे हैं,
सीलोमेट्स की कैटेगरी में आते हैं। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेट्स, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सारे के सारे सीलोमेट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, फिर हम बच्चों बात करेंगे, अब आपने देखिए बहुत सारी चीजें देख ली। एक तो सिमेट्री देख ली आपने कि सिमेट्री के आधार पे किस तरह से डिवीजन के आधार पे दो तरीके का क्लासिफिकेशन दिया गया। जंतुओं को क्लासिफाई करने के कुछ आधार बनाए गए थे। वो क्या आधार थे? आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, आपका सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद फिर आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपने जाना कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और आपका ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर आपने जाना सिमेट्री के बारे में कि एसिमेट्रिकल बॉडी होती है और उसके बाद सिमेट्रिकल बॉडी जो होती है वो भी दो तरीके की होती है। आपका रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और आपका एक पाई जाती है बच्चों रेडियल सिमेट्री, और दूसरी पाई जाती है आपकी बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने जाना कि जो लेयर्स होती हैं, नंबर ऑफ लेयर्स के आधार पर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में भी डिवाइड किया गया है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिनमें सेल्स दो एम्ब्रियोनिक लेयर में अरेंज होती है, यानी कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम पे कौन कितनी लेयर्स में अरेंज थी, वो उसके आधार पे आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म, ये होता है आपका सीलेंट्रेट्स में। उसके बाद फिर इन दोनों लेयर के मध्य में केवल एक अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया नाम की लेयर होती है। ठीक है, और जब हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात करते हैं तो क्लियर तौर पे देखा जा सकता है कि जो एनिमल्स में डेवलपिंग एम्ब्रियो में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य में थर्ड जर्मिनल लेयर पाई जाती है जिसको आप मीजोडर्म कहते हैं, तो वो आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, सीलोम के बारे में आपने बात करी, तो सीलोम जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन सीलोम क्या है आपका? एसीलोमेट्स, सीलोमेट्स और स्यूडोसीलोमेट्स। एसीलोमेट्स में आ गया आपका एनिमल्स विदाउट सीलोम, जिसकी बॉडी में सीलोम नहीं होता। सीलोम क्या होता है वो एकदम याद कर लेंगे, मीजोडर्म लाइन्ड बॉडी कैविटी प्रेजेंट इन बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में मीजोडर्म लाइन जो बॉडी कैविटी होती है या जगह कह सकते हैं वो कही जाती है, उसको आप क्या कहते हैं? उसको सीलोम कहते हैं। तो आपने वर्गीकरण का जो आधार था वो देखा संगठन के स्तर पे, सम्मिति के आधार पे। संगठन के स्तर पे आपने देखा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है या आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। सम्मिति के आधार पे आपने देखा कि दो कुछ असम्मित होते हैं, एसिमेट्रिकल, कुछ आपका रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं और कुछ बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने द्विकोरिक और त्रिकोर की संगठन के आधार पे देखा, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे। उसके बाद बच्चों आपका सीलोम, जिसको हिंदी में प्रगुहा कहते हैं, सीलोम को आप हिंदी में क्या कहते हैं? प्रगुहा कहते हैं। तो उसके आधार पे तीन तरीके के आपको मिल रहे हैं। एक जो शरीर भित्ति और आहार नाल के बीच में जो गुहा की उपस्थिति होती है या अनुपस्थिति होती है, उसके आधार पे तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जो आपको बताएगा एसीलोमेट्स, स्यूडोसीलोमेट्स या सीलोमेट्स। तो जिसे आप अगुहीय कह सकते हैं, प्रगुही कह सकते हैं या कूटगुहिक इसी को कह सकते हैं। अगुही का मतलब हो गया आपका एसीलोमेट्स, प्रगुही का मतलब हो गया आपका सीलोमेट्स और स्यूडोसीलोमेट्स का मतलब हो गया कूटगुहिक। ठीक है, तो ये आप नोट करेंगे। अगले सेशन में हम सेगमेंटेशन या खंडी भवन के आधार पे, कॉर्डेट्स पृष्ठरज्जु के आधार पे प्राणियों का वर्गीकरण किस तरह से करा गया वो जानेंगे, और उसके बाद आगे क्लासिफिकेशन और हर एक अलग अलग क्लासेस का फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जानेंगे। बच्चों, आज क्लास 11th का एनिमल किंगडम आपने स्टार्ट किया है। एनिमल किंगडम में कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के आधार पे किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया उसके बारे में जाना। इस चैप्टर में हम लोगों को केवल हर क्लासेस के बारे में, हर फाइलम के बारे में क्या करना है, उसमें आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जानने को मिलेगा और ये जान पाएंगे आप कितना वास्ट है एनिमल किंगडम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।